चलो शुरू करते हैं बेटा। कल हमने डिस्कस किया था मोलरिटी को, ठीक है। सो थोड़ा सा वहीं से शुरू करेंगे क्योंकि 2-3 पॉइंट उसके अभी बाकी हैं, राइट। सो लेट अस टेक ओके, आ जाओ यहाँ पे। मोलरिटी, मोलरिटी को हमने डिफाइन किया था। मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन में डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, बस वही हमारा मेन मुद्दा रहता है। तो उसमें जब हमने फाइंड आउट किया था मोलरिटी का जो फॉर्मूला जो आ रहा था, दैट वाज नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, या फिर हम बोल सकते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली लीटर में कन्वर्ट हो जाती है ना। इसकी यूनिट क्या होगी भाई, व्हाट विल बी द यूनिट, यहां से ये बेसिक फॉर्मूला है। तो यहां से मैं देख रहा हूं ऊपर तो है मोल, क्या है मोल, नंबर ऑफ मोल्स है, और नीचे क्या है, नीचे जो वॉल्यूम है लीटर में है। तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मोल पर लीटर, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। मोलरिटी इज डेनोटेड बाय कैपिटल M। ओके, अब हम एक छोटा सा, अब मैं 2 केस कंसीडर करूंगा बेटा इसके अंदर, मोलरिटी के केस के अंदर। पहला तो ये, क्या मोलरिटी 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 डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्या मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बताइए जनाब, क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी मोलरिटी? हाँ, क्योंकि हाँ यस, यहाँ पर मोलरिटी के अंदर 2 फैक्टर हैं, है ना। एक है फैक्टर N का और एक फैक्टर है V। N है नंबर ऑफ मोल्स यानी कि क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, ठीक है ना, टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहेगी। वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। क्या आप मुझे बता सकते हो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो वॉल्यूम क्या होगी किसी भी गैस की, बढ़ेगी या कम होगी? ये एक कंटेंट, हाँ यस, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ ये कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, तो भी डेफिनेटली हमारी मोलरिटी भी बढ़ेगी। अब जैसे मान लो यहाँ पे भाई यूएसए में मान लो टेम्परेचर है यू कैन से 10 केल्विन, सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि 283 केल्विन, और हम इंडिया में गर्मियों में, है ना, मान लो कि यहाँ पे चल रहा है 45 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया 273 प्लस 45, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 81318 केल्विन। कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है भाई? 40 डिग्री सेल्सियस का, 40 केल्विन भी बोल सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर इतना, वहां पे टेम्परेचर इतना, यहाँ की लैब में एक सॉल्यूशन बनाया और उसकी मोलरिटी समथिंग समथिंग लिख के इंडिया में भेज दी। यहाँ पे आएगा तो उसकी मोलरिटी चेंज हो चुकी होगी। इंडिया वाले कॉल करके बोलेंगे कि भाई साहब आपने जो ना गलत मोलरिटी का सॉल्यूशन भेजा हमें, तो ठीक है हम आपका वापस भेज रहे हैं। लेकिन उनको ये अगर पता होगा कि भाई मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो ये जो सॉल्यूशन इन्होंने भेजा है वहां पे किस टेम्परेचर पे मेजर की थी, तो वो उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो मोलरिटी है ना इतने टेम्परेचर पे मेजर्ड है, तो आप देख लेना भाई डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या है, हमें बार बार उसको देखना पड़ेगा कि भाई मोलरिटी इतने टेम्परेचर पे इतनी, तो यहाँ इंडिया में कितनी। सो इट इज नॉट ए गुड मेथड। मोलरिटी किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने का अच्छा तरीका नहीं है। अब अगले में चलते हैं, अब हम अगले में देखते हैं मोलरिटी। मोलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, मोलरिटी, ठीक है।
मोलैलिटी को डिस्कस करेंगे। वहां पे क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। यहां पे क्या करेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो रखेंगे, लेकिन 1 लीटर की जगह पे यहाँ पे 1 किलोग्राम लेंगे। 1 किलोग्राम ऑफ किसका, सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का। ओनली सॉल्वेंट इज कंसीडर्ड। ओके, जैसे बीकर लिया, पहले से हम इसके अंदर 1 किलोग्राम H2O ले लेंगे। ओके, फिर उसके बाद में ये 1 किलोग्राम H2O है, ठीक है ना, इसका वेट ले रहा हूं मैं, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं ले रहा हूं, 1 किलोग्राम H2O। फिर उसके बाद में मैंने क्या डाला इसके अंदर मैंने सोल्यूट डाल दिया और एक ये सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन का वेट क्या है, 1 किलोग्राम प्लस 20 ग्राम जो भी होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। लिखो बेटा, मोलैलिटी की डेफिनेशन लिखो। अब हम बहुत ही आसान शब्दों में इसकी डेफिनेशन को लिखवाएंगे। लिखिए, मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज, मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन may be defined as the number of moles of solute, the number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of the solvent, the number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of the solvent। ओके, 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना इसका, द यूनिट ऑफ मोलैलिटी, यूनिट ऑफ मोलैलिटी। व्हाट इज द यूनिट, कैन यू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इन किलोग्राम। ओके, molality is equal to N upon M, where M is mass of the solvent in kilogram। बस ये ध्यान रखना। तो इसकी यूनिट क्या होगी, what will be the unit, can you tell me? Yes, mole per kg। So unit will be, डायरेक्ट इस फॉर्मूला से हम पता कर लेंगे, द यूनिट ऑफ इट इज मोल पर केजी, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब टेम्परेचर की डिपेंडेंस बताओ भाई, टेम्परेचर पे इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, it is temperature independent because in this there are two factors N and M. N is the number of moles quantity of the solute, it is independent of temperature. Now M is the quantity of solvent in mass, so that is mass is also independent of temperature. So both the two things are independent of temperature, that's why molality is also independent. अब मुझे ये बताइए, एक मोलैलिटी है और एक मोलरिटी, इन दोनों में से अच्छा मेथड कौन सा रहेगा कंसंट्रेशन को डिनोट करने का? व्हाट इज द मोर बेटर? मोलैलिटी इज बेटर मेथड बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो अमेरिका में लिख के भेज दिया वही जो है यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक हमने देखा कि भाई हमारी दो टर्म जो है ना मेन, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, अब एक छोटी सी टर्म आती है बेटा, नॉर्मलिटी। बहुत ही बेहतरीन टर्म है नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, इसको समझो। इसके अंदर दो तीन चीजें आएंगी, अगर ये आपने समझ ली तो समझ लो कि आपका इस चैप्टर का बहुत अच्छा कंटेंट हो जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मलिटी को समझो आप, फिर हम दो तीन केस है उनको कंसिडर करेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक है इसके अंदर। नॉर्मलिटी क्या होता है देखो भाई, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, पहली बात ये, ठीक है। जस्ट मोलरिटी में क्या था, मोलरिटी से कंपेयर करके चलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वी लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी के अंदर क्या है, नंबर ऑफ मोल की बजाय, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ मोल की बजाय यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। क्या वर्ड बोला मैंने, एन इक्विवेलेंट क्या है, एन इक्विवेलेंट क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये एक नया वर्ड आ गया बेटा यहाँ पे, ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ मोल की जगह पे क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ओके, NEQ मैं इससे डिनोट करता हूं, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन।
अगर मैं टोटल वॉल्यूम लीटर में है उसे डिवाइड कर रहा हूं, उसका मतलब मैं 1 लीटर के लिए निकाल रहा हूं, है ना। सो अब मैं नॉर्मलिटी की डेफिनेशन लिखवाता हूं। नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, आप यहां लिख सकते हो, नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन may be defined as the number of gram equivalents of solute, डेफिनेटली solute के ही होंगे भाई, है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute dissolved in 1 liter of solution, ठीक है ना। नॉर्मलिटी और मोलरिटी ये लगभग सेम टर्म है, क्योंकि इसके अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन लिया जाता, बस फर्क इतना है, मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। तो भाई जेंटलमैन, हमने नंबर ऑफ मोल निकाले थे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी निकालने पड़ेंगे, है ना। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला आ गया था अपना लास्ट में, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आया था, किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल अगर हमें फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम, जो दिया होगा गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, यही आया था ना, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, या आप बोल सकते हो स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, कैपिटल M इज द मोलिकुलर मास। जैसे NaOH का हमने निकाला था, अगर मान लो मैं 4 ग्राम ऑफ NaOH लेता हूं, 4 ग्राम गिवन मास ये है, तो बताइए जेंटलमैन इसके अंदर नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, क्या आप बता सकते हो? हाँ बताओ, यस बताओ, कोई भी बता सकता है, बताओ बताइए। मास इन ग्राम दे दिया आपको 4 ग्राम, ये लीजिए भाई 4 ग्राम NaOH है, मैं आपको दे देता हूं, तो बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। ये जो फॉर्मूला है इसको आप अपनी टंग पे बिठा लो बेटा, इसको 5 बार 10 बार लिखो, और ये कैसे डिराइव हुआ था ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इट इज वेरी सिंपल, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास, ओके, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। ये 10 बार अगर बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, इट विल बी वेरी सिंपल थिंग, ओके। अब देखो भाई, गिवन मास आपका 4 ग्राम, इसको किलोग्राम में मत ले लेना, इसलिए मैं यहाँ पे इन ग्राम लिख रहा हूँ, अपॉन में इसका मोलिकुलर मास कितना आता है 23 प्लस 16 प्लस 1 इट इज 40, ये 1/10 0.1 मोल आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल कितने आ गए 0.1 मोल। तो जैसे हमने ये नंबर ऑफ मोल निकाले, वैसे ही मैं अब निकालने वाला हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इस चीज को समझने में, ठीक है ना, बच्चों को 2-2 3-3 साल लग जाते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें, ठीक है। जब बुक में से पढ़ते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है, टीचर जो उनको समझा नहीं पाते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मुझे बताना कि हाँ सर मेरे समझ में आया कि नहीं। देखो भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, इट इज इक्वल टू गिवन मास, ऊपर वाली टर्म सेम है, गिवन मास इन ग्राम। अब यहां पे मैं मोलिकुलर मास न लेके मैं क्या लूंगा इक्विवेलेंट मास, जैसे इक्विवेलेंट वर्ड है ना वहीं से आया है, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब बच्चे परेशान हो जाएंगे कि सर मोलिकुलर मास तो समझ में आ गया, लेकिन ये कौन सी बला है, ये नई चीज जो है इक्विवेलेंट मास, ये जो चीज है ये हमारे समझ में नहीं आ रही। देखो भाई, इक्विवेलेंट मास क्या है, इक्विवेलेंट मास अब इसको देखेंगे हम। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेटा, आप इस चीज को थोड़ा गौर से समझना। देखो, इक्विवेलेंट मास को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूं, वो क्या है, कोई भी स्पीसी जो हम सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं, एसिड हो सकती है, ठीक है, जैसे HCl एसिड, है ना, क्या देता है भाई, इसका एक मॉलिक्यूल H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन देगा, वहां पे जाते ही सॉल्यूशन में जैसे डिसॉल्व करेंगे आयंस में ब्रेकअप हो गया। कोई दूसरा एसिड भी हो सकता है, जैसे मैं कोई दूसरा एसिड ले लूं फॉर एग्जांपल H2SO4, तो ये क्या देगा 2H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव। और कोई एसिड भी हो सकता है
जैसे H3PO4, ये क्या करते हैं, 3 H पॉजिटिव आयन देंगे और PO4 3 नेगेटिव, ये क्लोराइड आयन, ये सल्फेट और ये फॉस्फेट अपना दे देंगे सॉल्यूशन के अंदर। ओके, अब यहाँ पे ये जो एसिड है, इसके एक मॉलिक्यूल ने, क्या बोला मैंने, इसके एक मॉलिक्यूल ने कितने नंबर ऑफ आयन दिए, HCl ने 1 दिया, H2SO4 ने 2 H आयन दिए और H3PO4 ने 3 H पॉजिटिव आयन दिए, है ना। यही चीज हमें पकड़नी है और इस चीज को हम क्या बोलेंगे, बेसिसिटी। क्या बोलेंगे, बेसिसिटी। एसिड की बेसिसिटी होती है, क्योंकि एसिड है ये, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, क्या बोला मैंने, बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। यहां पे लिख दूं शॉर्टकट में, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखना जेंटलमैन, गिवन बाय वन मॉलिक्यूल। तो क्या अब आप मुझे बता सकते हो, ये जो एसिड जो अभी मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है, जैसे HBr, ये एक एसिड है, HF, CH3COOH, ठीक है, इसकी कितनी बेसिसिटी होगी, ये एक H पॉजिटिव आयन, एक H पॉजिटिव आयन और यहाँ पे ये ऐसे ब्रेकअप होता है बेटा, H पॉजिटिव आयन प्लस CH3COO नेगेटिव। एसिटिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है, 1। HF की कितनी है, 1, है ना, क्योंकि साथ में ये F नेगेटिव आयन दे देगा, ये साथ में Br नेगेटिव, तो ये 1 1 है, ठीक है। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो बेसिसिटी। चलो अब मैं एक आधा डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ कि भी दूसरा मेरा जो सोल्यूट है ना, वो क्या हो सकता है, दूसरा मेरा जो सोल्यूट है वो हो सकता है कोई बेस, है ना। सेकंड जो सोल्यूट है वो मेरा हो सकता है बेस। चलो भाई, बेस का एग्जांपल दे सकते हो आप कोई, जैसे NaOH, भाई जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वही तो बेस कहलाते हैं नॉर्मली। वैसे तो बेस की डेफिनेशन बहुत है बेटा, एसिड की भी डेफिनेशन बहुत है, लेकिन H पॉजिटिव आयन देने वाला एसिड होता है, OH नेगेटिव आयन देने वाला बेस होता है ना। ये आपकी क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ओके, उसके अकॉर्डिंग, ओके, अरहेनिस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कोई भी स्पीसीज OH नेगेटिव आयन देती है वो एक बेस होती है। तो ये कैसे ब्रेकअप होगा, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव आयन। अब दूसरा बेस ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं, ये क्या देगा भाई, Ca2 पॉजिटिव प्लस में 2OH नेगेटिव आयन, है ना। तो अच्छा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, ये क्या देंगे, Al3 पॉजिटिव आयन और प्लस में 3OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन कितने, OH नेगेटिव आयन 1, यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे कितने 3। तो इस बेस की एसिडिटी 1 है, इस बेस की एसिडिटी 2 है और इसकी 3 है। तो क्या आप समझ गए कि व्हाट इज एसिडिटी। एसिडिटी ऑफ ए बेस में बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल, गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस। क्या आप इतनी चीज समझ गए बेटा, यहां तक एक बार उतारो, ठीक है, फिर हम इसमें आएंगे इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। इसको फटाफट कवर अप करके जल्दी जल्दी उतारो, ठीक है ना। कैसे था, नॉर्मेलिटी, ये वाला टर्म उतारो, ठीक है, इसको आप लिख चुके हो, लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये लिख लो डायरेक्ट, है ना। फिर इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इसकी थोड़ी सी जगह छोड़ दो, एसिड को हमने डिसोल्व किया लाइक दिस, उसके अंदर हमने देखा बेसिसिटी होती है ना, एक टर्म आई नहीं। फिर हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं एक बेस के केस में एसिडिटी को, ठीक है। तो ये जो टर्म है बेसिसिटी एंड एसिडिटी, इसको आप अपने नोट में फटाफट नोट डाउन करो दोनों की डेफिनेशन के साथ।
हो गया, नॉर्मेलिटी वाला हो गया, ये पोर्शन हो गया, इसको हटा देता हूं, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पिछले नोट में इसको नोट डाउन कर चुके हैं, ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए था। ओके, ये वाला लिख लो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होंगे, ये हो गया, ठीक है। ये इधर वाला हो गया, एसिडिटी वाला पोर्शन कंप्लीट, वेरी गुड। चलो ये मैंने एग्जांपल दिया था, इसको भी हटा देते हैं। अब हम आ गए इसमें, ये ऊपर वाला हो गया, ये भी एग्जांपल था, ठीक है। एसिटिक एसिड को यहाँ पे हमने देख लिया कैसे ब्रेकअप होगा, बेस की क्या होगी, एसिडिटी होगी, तो ये दोनों टर्म अपोजिट होंगी। कई बार क्या एसिड के केस में एसिडिटी बता देते हैं बच्चे, बेस के केस में बेसिसिटी नहीं, एसिड के केस में बेसिसिटी होगी और बेस के केस में एसिडिटी होगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा कंपोनेंट हमारा क्या हो सकता है भाई, जो हम सोल्ट के अंदर उसके अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर डाल सकते हैं, दैट मे बी सोल्ट। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl डाल दिया है ना, कोई दूसरा सोल्ट भी हो सकता है, जैसे Na2SO4 लाइक दिस, ओके। फिर भाई जैसे कैल्शियम का सल्फेट भी हो सकता है, ऑल दीज आर सोल्ट। अब जितने भी सोल्ट होते हैं, आप एक चीज ध्यान रखना, उसमें जो कैटायन होगा ना, दैट इज ए मेटल कैटायन, ठीक है। Na के ऊपर कितना चार्ज आएगा हमें ये देखना है, Na मेटल के आयन के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आया, यहाँ पे कितना चार्ज आया, 2 पॉजिटिव। तो द चार्ज ऑन द मेटल कैटायन, द चार्ज ऑन द मेटल कैटायन इज इक्वल टू द वैलेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो सोल्ट के केस में हम वैलेंसी को कंसीडर करेंगे। व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ द सोल्ट, चार्ज ऑन द कैटायन, याद रहेगा, भूलोगे नहीं पक्का। अब आ जाओ अपने मेन टॉपिक के अंदर, वो हमारा मेन टॉपिक क्या था, दैट वाज इक्विवेलेंट मास, कि भी मैं इक्विवेलेंट मास कितना लूं। अगर इक्विवेलेंट मास एक बार मेरे पास आ गया तो मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकता हूं। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, वेरी सिंपल, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास तो हम पता कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी और वैलेंसी, ठीक है जेंटलमैन। जैसा जो केस होगा वैसा हम कंसीडर कर लेंगे। मोलिकुलर मास को अगर वो बेस है तो एसिडिटी ले लेंगे, एसिड है तो बेसिसिटी ले लेंगे, सोल्ट है तो वैलेंसी ले लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। क्या आप इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर सकते हो? इक्विवेलेंट मास अगर आ गया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को मैं EQ से डिनोट करूंगा, EQ इक्विवेलेंट मास, ठीक है, या आप EM से भी डिनोट कर सकते हो, EM इक्विवेलेंट मास, ओके। किसी किसी बुक में EQM ऐसे भी डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, फिर हमें ये देखना कि 1 लीटर के अंदर कितना है। तो नॉर्मेलिटी की जो डेफिनेशन आती है वो ये आती है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन V लीटर ऑफ प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। अगर ये ml में है तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट V in ml मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है, ओके। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मेलिटी। अब मुझे बताइए जनाब, क्या नॉर्मेलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कंपोनेंट आ गया, है ना। तो नॉर्मेलिटी भी एक अच्छा मेथड नहीं है, तीनों में सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, मोलेलिटी वाला, क्योंकि मोलेलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। इसको नोट डाउन करो बेटा, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला नोट डाउन करो, ये दोनों करो, फिर हम आगे। इसकी यूनिट और बता दो, यहीं पे यूनिट क्या होगी, यूनिट वहां पे मोल था, नंबर ऑफ मोल के लिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए ग्राम इक्विवेलेंट, पूरा वर्ड लिखोगे आप, पूरा वर्ड, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी यूनिट है। दिस इज SI यूनिट, दिस इज कॉमन यूनिट नॉट SI, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में जब हम लेते हैं तो वो कॉमन यूनिट होती है, वॉल्यूम की SI यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो ये कॉमन यूनिट है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर।
ठीक है जनाब, इसको नोट डाउन करो, फिर हम अगला टॉपिक लेंगे। चलो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, इसको नोट डाउन करो, न्यूमेरिकल लेते हैं। होगा, चलो बेटा अब हम फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5.85 gram of NaCl in 3 liter of solution, ओके। चलो आप नॉर्मलिटी फाइंड आउट करो बेटा, करो, आप ट्राई करो, पहले आप कर पाते हो कि नहीं, है ना। आप लोग ट्राई करोगे, कुछ दिमाग में आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्या हार्डल आएंगे, है ना, उसको एनालाइज करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया कि नहीं। अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व करके नहीं देखोगे, देन इट इज ऑफ नो यूज। केवल कॉन्सेप्ट को समझना, उसकी डेफिनेशन को समझना ही हमारा मेन मोटो नहीं है। हमारा मोटो है न्यूमेरिकल को सोल्व करना, ठीक है। किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे वो लो लेवल का हो या हाई लेवल का, सारे न्यूमेरिकल को हम टेकअप करेंगे, ठीक है, एक एक करके स्लोली एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सारे करेंगे। चलो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिया है, ये करो, फिर उसके बाद में ये वाला लेंगे। क्या न्यूमेरिकल है? कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA required to make 500 ml of 0.375 molar
मोलर aqueous solution. Aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0245 ग्राम पर मोल. ये वाला आया बेटा. देखो इसमें क्या है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मेलिटी. तो जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है मैं आपको केवल एक चीज बताता हूं, पहले तो गिवन क्वांटिटीज लिखो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पूछा क्या है. गिवन क्वांटिटी क्या है, मास इन ग्राम दिया है, मास इन ग्राम. ओके, गिवन मास इन ग्राम कितना है भाई, ग्राम में 5.85 कितने ग्राम है, ठीक है. NaCl मेरा कंपाउंड है, वेरी गुड. तो इसका मोलिकुलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहीं से. बताइए जनाब, इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, 58.5. ओके, वेरी गुड. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितनी दी है, 3 लीटर में दिया है. तो अब एक बात बताओ, मेरे पास क्या फॉर्मूला होना चाहिए, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ओके, ठीक है. अब इसके अंदर मुझे ये क्वांटिटी पता है लेकिन ये क्वांटिटी पता नहीं है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैं फाइंड आउट कर लेता हूं. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास इन ग्राम, यही फॉर्मूला है ना, मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास, यही फॉर्मूला है. सो मास इन ग्राम तो हो गया बेटा आपका 5.85. वेरी गुड, आपने ये रख दिया. अब इक्विवेलेंट मास को निकाल लो. इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय क्या है ये, NaCl एक सोल्ट है, सोल्ट है तो इसकी वैलेंसी लेंगे, डिवाइड बाय वैलेंसी. वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी यहाँ पे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो 1 है यहाँ पे, 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे. तो इक्विवेलेंट मास मेरा मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही आ रहा है. वेरी नाइस. तो इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर आ रहा है, तो इतनी वैल्यू होगी 58.5. तो मेरे आ गए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. कितना है भाई, डेसिमल से डेसिमल आउट करो, ये आ जाएगा 1/10 आएगा ना. ओके, तो ये हो गया मेरा 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट. कितने ग्राम इक्विवेलेंट आए मेरे, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट. तो अब मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैं क्या करूंगा, किससे डिवाइड कर दूंगा, वॉल्यूम से. 3 लीटर कितना आ जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 3, सो इट विल कम आउट 0.033 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं लेकिन ये कंप्लीट लिखनी होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर पूरा. ठीक है, तो ये आ गई इसकी नॉर्मेलिटी. इस तरीके से हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है. 2-3 चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए. मेन फॉर्मूला, उसके अंदर जो क्वांटिटी आ रही है वो मैं कैसे निकालूं, अगर वो आप जान गए, समझ गए, तो कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा नॉर्मेलिटी, मोलरिटी या मोलरिटी से रिलेटेड जो आप सोल्व न कर पाओ. अब हम इसको ट्राई करेंगे. इसको एक बार पढ़ो.